जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 12 है और अदर जो टेक्निकल एग्जामिनेशन है उनके प्रीवियस क्वेश्चनों को देखा था। आज की क्लास में हम आगे सीरीज को बढ़ाते हुए आगे क्वेश्चनों को देखेंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उससे रिक्वेस्ट वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों, जिन्होंने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो वो हमारी पहली क्लास को जरूर देखें। उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप इसका वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने कल दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन तक दोस्तों हमने कर लिए थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। एक प्रत्यावर्ती ईएमएफ को गणितीय रूप से 200 साइन 314 ओमेगा टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। आवृत्ति का मान क्या होगा? एक प्रत्यावर्ती ईएमएफ को गणितीय रूप में 200 साइन 314 ओमेगा टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। आवृत्ति का मान क्या होना चाहिए? तो हमको दोस्तों इसमें क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है। अब इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे देखते सीधे इस क्वेश्चन को छोड़ के भागते हैं। अब आप कभी भी इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं भागेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको इस क्वेश्चन में पूरी तरह दक्ष बना दूंगा। जब भी ये क्वेश्चन आए आपको दोस्तों ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है और ना ही इस क्वेश्चन को छोड़ना है। अब आप कभी भी क्वेश्चन को ये नहीं छोड़ेंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करने की क्या ट्रिक होती है इसको हम देख लेते हैं। तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या दे रखी है? 200 साइन 314 ओमेगा टी। तो ये दोस्तों क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। ईएमएफ की दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, हमको पता है कि ई बराबर ई मैक्स, ई बराबर ई मैक्स जो होता है इंटू साइन ओमेगा टी, इंटू साइन ओमेगा टी। ये दोस्तों हमको पता है कि ये सूत्र होता है ईएमएफ निकालने का। क्या होता है दोस्तों? ये ईएमएफ निकालने का हमारे पास सूत्र होता है ई बराबर ई मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी। हमको दोस्तों इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करते हुए हमको कहाँ फोकस करना है? ये दोस्तों हमको जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को हमको देख रहे हैं। पहले तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको पता होना चाहिए सूत्र किसका दे रखा है। ये दोस्तों सूत्र दे रखा है ई बराबर ई मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी का दे रखा है। अब दोस्तों इसमें आपको ई मैक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? तो दोस्तों ई मैक्स की वैल्यू हमको दोस्तों दे रखी है 200। क्या दे रखी है दोस्तों? 200। अभी दोस्तों मैं आपको अभी समझा रहा हूं तो आपको अभी टाइम लग सकता है, लेकिन हम जब एक बार सीख जाएंगे उसके बाद इसको सेकेंडों में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ई मैक्स की वैल्यू दोस्तों हमको दे रखी है 200। अब दोस्तों 314 जो है, 314 ओमेगा टी जो वैल्यू दे रखी है, ये 314 दोस्तों ये वैल्यू किसकी है? ये दोस्तों वैल्यू है 314 जो वैल्यू है ये ओमेगा की वैल्यू है दोस्तों। किसकी वैल्यू है? ये दोस्तों आपको डब्लू दिख रहा है, डब्लू नहीं है दोस्तों, इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम ओमेगा। ओमेगा क्या होता है दोस्तों? कोणीय वेग होता है। क्या होता है? कोणीय वेग जो होता है, कोणीय वेग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओमेगा बोलते हैं। तो ये साइन 314 डब्ल्यू टी नहीं है दोस्तों, ये ओमेगा है, ओमेगा है। तो हमको ओमेगा की दोस्तों हमको वैल्यू दे रखी है 314। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो इसको हम देख रहे हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को पलक झपकते ही हम कैसे करेंगे दोस्तों? अब देखिए, अब ये तो क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपको ये फॉर्मूला समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब इस क्वेश्चन में आपको सीधा क्या करना है, देखिए इसमें वैल्यू हमको क्या दे रखी है। तो हमको दोस्तों इसमें वैल्यू मैंने आपको बता दिया ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा का सूत्र दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? 2 पाई एफ होता है दोस्तों। क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। ओमेगा की वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 2 पाई एफ होती है। हमको दोस्तों यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है दोस्तों? हमको ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 314 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब हमको पाई की वैल्यू जो है 22/7। ठीक है, उसके बाद में एफ, ये आ जाएगा आपका दोस्तों एफ इससे। अब आपको क्या करना है, इसको गुणा करते हुए ऐसे लिख लेना 314 इंटू में 7 बट्टे में 2 इंटू 44, 2 इंटू 22 यानी 44। जब आप इसको दोस्तों सोल्व करेंगे तो लगभग 49 पॉइंट के समथिंग दोस्तों आएगा। तो इसको आंसर दोस्तों 49 पॉइंट नहीं करते दोस्तों, इसका सीधा हम कर देते हैं 50 हर्ज। क्या आएगा दोस्तों? इसका 50। इसका आप जब आप आंसर निकालोगे तो लगभग पॉइंटों में 49 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दोस्तों इसका सीधा आंसर हम ऑप्शन के अनुसार कर लेते हैं 50 हर्ज।
क्या होगा इसका दोस्तों आंसर? 50 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में 49 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका लगभग हम क्या मान लेते हैं? 50 हर्ट्ज के बराबर मान लेते हैं। उम्मीद दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। पहले दोस्तों इस क्वेश्चन इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, आपको इस तरह के समीकरण में देखकर आपको उलझा सकते हैं। आपको समीकरण में उलझना नहीं है, आपको सीधा ये ध्यान रखना है कि 314 जो वैल्यू किसकी है? ओमेगा की खुद की वैल्यू है। तो ओमेगा की वैल्यू लिखते हुए आपको क्या लिखना है? ये सूत्र ध्यान में रखना 2πf का। अगर आपको ये सूत्र ध्यान में है ओमेगा 2πf, उसके बाद में आपके लिए फ्रीक्वेंसी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। आजकल दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाने लगे, तो आपको ये क्वेश्चन दोस्तों ध्यान में रखना है। हर तक एग्जामिनेशन में एक या एक से दो के बीच में क्वेश्चन बन जाता है, ये हर शिफ्टों में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो पर नए है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर लो। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी परिपथ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से 1000 वाट की सक्रिय शक्ति और 1000 VAR की प्रतिघाती शक्ति लेता है। स्रोत से ली गई RMS धारा का दोस्तों हमको मान निकालना। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों DMRC 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को रिपीट कर लेते दोबारा। एक ऐसी परिपथ जो है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से 1000 वाट की सक्रिय शक्ति 1000 वाट की सक्रिय शक्ति और 1000 VAR की प्रतिघाती शक्ति लेता है। स्रोत से ली गई दोस्तों RMS धारा निकालनी। क्या निकालना दोस्तों? RMS धारा निकालनी। अब दोस्तों RMS धारा कैसे निकलेगी दोस्तों? अब RMS धारा हमको दोस्तों इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है? हमको पावर दे रखी है इसमें और वोल्टेज दे रखी है। तो अगर हमको पावर और वोल्टेज दे रखी तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? धारा निकाल सकते हैं। धारा कैसे निकलेगी? I बराबर P/V से। कैसे निकलेगी दोस्तों? I बराबर P/V से। हमने दोस्तों एक सूत्र ये पढ़ रखा है P बराबर VI। क्या होता है दोस्तों? P बराबर VI होता है। तो हमने इसमें क्या निकालना? हमको करंट निकालनी, तो P/V हो गया। अब इसमें दोस्तों हम क्या लिखते हैं? P की वैल्यू हमको दे रखी है, पावर की वैल्यू दे रखी है 1000 बट्टे में क्या दे रखी है दोस्तों? 200 वोल्ट 200 वोल्ट दे रखी है। इसको हम काट लेते हैं। कितनी बार आएगा दोस्तों? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। अब दोस्तों हमको इस ऑप्शन में हमको 5 एम्पीयर ये दे रखा है। इसमें दोस्तों आपको RMS धारा पूछ रखी है। क्या पूछ रखी है दोस्तों? RMS धारा। अगर दोस्तों हम RMS धारा की बात करें तो इंटू 0. क्या होता है? 707 होता है। क्या दोस्तों? 0.707 दोस्तों इसका होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको 0.707 से गुना करेंगे दोस्तों इसके में आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो इसमें दोस्तों आपको अगर इस ऑप्शन की हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको पीक वैल्यू के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर करेक्ट। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर जो माना गया था इसका वो माना गया था दोस्तों 5√2 एम्पियर माना गया था। इसका करेक्ट जो आंसर दोस्तों माना गया था 5√2 माना गया था। क्या माना गया दोस्तों? 5√2। ये तो 5√2 कैसे आएगा दोस्तों? आपको क्या करना है? ये 5 तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। आपको क्या करना है? 5 जो है हम इसमें अगर पीक वैल्यू को अगर वैल्यू निकालें तो इसमें क्या कर सकते हैं? हम √2 की गुणा कर सकते हैं। अगर √2 गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 5√2 सही आएगा। तो इसमें अगर आंसर की हिसाब से अगर हिसाब से बात करें तो इसमें RMS वैल्यू नहीं देकर इसमें पीक वैल्यू के हिसाब से इसमें आंसर निकाला गया है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? 5√2 इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर की। उसी के हिसाब से दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिया है और उसी के हिसाब से मैंने आपको आंसर बताया। इसमें अगर दोस्तों हम 0.70 से करें तो दोस्तों इसकी वैल्यू थोड़ी अलग आएगी, तो वो ऑप्शन से मैच नहीं होती। इस ऑप्शन से अगर मैच की अगर बात करें तो शिखर वैल्यू जो पीक वैल्यू उसी से इसका आंसर सेटअप होता है। ठीक है दोस्तों, इसका 5 एम्पीयर तो करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि 5 एम्पीयर तो नॉर्मल जो करंट है वही आपको दे रखी है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। सामान्यतः निम्न में से किसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है? किसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है? इसमें यूनिवर्सल मोटर का यूज पूछ रखे, आपको पता होगा दोस्तों यूनिवर्सल मोटर का यूज किसमें करता है? भारी जो निर्माण कार्य होता है, भारी निर्माण जो कार्य होता है उसमें हम डीसी सीरीज या फिर यूनिवर्सल मोटर का कार्य करता है। उसके अलावा जो ट्रैक्शन का कार्य होता है, जो खिंचाव का काम होता है, ट्रैक्शन का कार्य या खिंचाव का कार्य, उसके अलावा ट्रेन वगैरह में भी आपके दोस्तों इंजन का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर का ही ट्रेन में यूज किया जाता है। तो भारी निर्माण कार्य ट्रैक्शन के कार्य डीसी सीरीज या फिर यूनिवर्सल मोटर का हम यूज करते हैं। उसके अलावा हम मिक्सर ग्राइंडर में भी यूज करते हैं। उसके अलावा ड्रिलिंग मशीन में भी यूज करते हैं। उसके अलावा सिलाई मशीन, ये मैंने दो आपको बता दिया। उसके अलावा ट्रेन वगैरह में भी करते हैं।
ट्रेन में हम अगर यूज की बात करें तो 2200 एचपी जो होती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों कि ट्रेन इंजन में प्रयुक्त की जाने यूनिवर्सल मोटर की एचपी की वैल्यू कितनी होती है, या ट्रेन में उपयोग की जाने वाली मोटर कौन सी। तो ट्रेन में दोस्तों हम किस मोटर का यूज करते हैं, यूनिवर्सल मोटर का हम यूज करते हैं ट्रेनों में, ट्रेन के इंजन में। और अगर एचपी की बात करें तो 2200 एचपी इसकी वैल्यू होती है। तो भारी निर्माण कार्य, ट्रैक्शन के कार्य में हम किसका प्रयोग करते हैं, यूनिवर्सल मोटर करते हैं। तो मिक्सर ग्राइंडर में भी करते हैं, ड्रिलिंग मशीन में करते हैं, सिलाई मशीन में। अब हमको पूछ रखा है यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता, तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सीरीज मोटर लोड करंट होती है, सीरीज मोटर में जो लोड करंट होती है वो किसके बराबर होती है। अब दोस्तों इसमें सीरीज मोटर का हमको पूछ रखा है, सीरीज मोटर में लोड करंट की वैल्यू हमको पूछ रखी है। तो सीरीज मोटर में लोड करंट क्या होता है, आई ए बराबर आई एस सी। सीरीज मोटर में क्या होती है, जो आर्मेचर जो करंट होती है, सीरीज मोटर में जो आर्मेचर करंट जो होती है वो किसके बराबर होती है, आई सीरीज करंट के बराबर होती है। क्योंकि डीसी सीरीज मोटर होती है उसकी संरचना कुछ तरीके से होती है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा क्या होती है, आर्मेचर, ये हमारी कौन सी वाइंडिंग होती है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। उसके अलावा ये हमारा क्या होती है, ये हमारा आर्मेचर होता है, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करते हैं दोस्तों, श्रेणी क्रम में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आर्मेचर में जो करंट आएगी वही क्या आएगी, सीरीज में करंट आएगी, ठीक है। आर्मेचर में जो करंट आएगी वही सीरीज में आएगी। तो सीरीज मोटर में आर्मेचर करंट क्या होती है, सीरीज आर्मेचर करंट क्या होती है, सीरीज करंट के बराबर होती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी अमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाला शंट में होना चाहिए। अमीटर का यूज दोस्त सभी को पता है। अमीटर यूज किसके लिए करते हैं, तो एम्पियर के मेजरमेंट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, एम्पियर के मेजरमेंट करने की, हम धारा को मापने के लिए अमीटर यूज करते हैं। उपयोग किए जाए शंट में होना चाहिए। दोस्तों ये शंट क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। शंट क्या होता है, कोई भी मीटर जो होता है, मीटर की रेंज को हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और घटा भी सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। मीटर को घटाना या बढ़ाना हम चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, शंट का। वोल्ट मीटर की रेंज को भी बढ़ाने के लिए हम शंट का प्रयोग करते हैं, अमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए भी हम शंट का प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है अमीटर की रेंज को बढ़ाने हैं, अगर हमको अमीटर की अगर रेंज को बढ़ाना है तो शंट में क्या होना चाहिए। तो अमीटर दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम नॉर्मल बात करें, ये हमने मान लिया दोस्तों ये श्रेणी परिपथ है। यहाँ पर कोई मान लीजिए दोस्तों ये हमने क्या लगा रखा है दोस्तों, एम्पियर मीटर लगा रखा है मान लीजिए, ठीक है। और ये हमने कोई यहाँ पर ये प्रतिरोध लगा रखा है, ठीक है। ये हमारा कौन सा सर्किट है, सीरीज सर्किट हो गया। ये मान लीजिए यहाँ से ये इस तरीके से लग रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। यहाँ पे हमने क्या दी, फेस मोटर सप्लाई दी। अब दोस्तों इसमें जो मीटर मेजरमेंट करेगा वो तो करंट का मेजरमेंट कर लेगा। अब हमको क्या करना है, ये नॉर्मल परिपथ दे रखा है। अब इसकी अगर हमको रेंज बढ़ानी है तो हमको क्या करना चाहिए, शंट में होना चाहिए। एमीटर की जब भी हमको क्या करनी, रेंज बढ़ानी होती है, एमीटर की जब भी हमको रेंज बढ़ानी होती है तो अमीटर में आपको मित्र दोस्तों ध्यान रखना है कि अमीटर की रेंज जब बढ़ाए तो उसमें प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रतिरोध का मान दोस्तों निम्न होना चाहिए। अमीटर की प्रतिरोध का मान निम्न होना चाहिए। अगर दोस्तों इसमें मान लीजिए ये अमीटर है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, ये अमीटर मान लीजिए इसके श्रेणी क्रम में हमने क्या लगा दिया, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा दिया। तो श्रेणी क्रम जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, अगर मान लो आपने उच्च मान का लगा दिया तो अमीटर का प्रतिरोध क्या हो गया, उच्च हो गया, तो फिर ये मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, न्यूनतम आना चाहिए। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। तो हमको अमीटर की रेंज क्या रखनी है, कम से कम प्रतिरोध रखना। इसलिए हम क्या करते हैं, ये हमारा जो अमीटर है, हमारा जो अमीटर है, अमीटर का जो समांतर क्रम होता है, अमीटर के समांतर क्रम में हम क्या करते रहते हैं, एक निम्न मान वाला शंट प्रतिरोध जोड़ता है। जैसे आपको क्वेश्चन में बता ही रखा है कि शंट में होना चाहिए। शंट यानी कि पैरेलल क्रम। क्या होता है पैरेलल क्रम, अगर श्रेणी क्रम लगाएंगे तो वो सीरीज क्रम बन जाएगा, सीरीज में धारा का मान बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या लगाते हैं, शंट में लगाते हैं। शंट में किस वैल्यू का होना चाहिए, क्योंकि हमको प्रतिरोध की वैल्यू क्या रखनी है, क्योंकि हमको प्रतिरोध वैल्यू क्या रखनी है, कम से कम रखनी है। तो पैरेलल में लगा एक निम्न प्रतिरोध इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पैरेलल में हमको क्या लगाना, निम्न प्रतिरोध लगाना, ताकि अमीटर मेजरमेंट कर सके करंट का। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम वेपर लैंप का तरंग होता है। आपको दोस्तों मैं एकदम अपडेटेड कंटेंट दोस्तों बता रहा हूँ। आपको ऐसा कंटेंट दोस्तों पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको एकदम अपडेटेड कंटेंट बताया जा रहा है। ये दोस्तों क्वेश्चन एसएससी जेईई में इस बार पूछा गया था एग्जामिनेशन एसएससी जेईई के, कि सोडियम वेपर लैंप का तरंग होता है
यहाँ पर दोस्तों आपको सोडियम एम्पर लैम्प जो होता है इसकी तरंग दैर्ध्य पूछ रखी है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, तो 589 दोस्तों क्या होती है, सोडियम एम्पर लैम्प का तरंग दैर्ध्य होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी कैपेसिटर की आवेश संग्रहित करने की क्षमता पर निर्भर नहीं करती, किसी कैपेसिटर की आवेश संग्रहित करने की क्षमता पर निर्भर नहीं करती। प्लेटों के बीच की दूरी, विद्युत रोधी पदार्थ की प्रकृति, आवेश की मात्रा और प्लेटों का क्षेत्रफल। अगर दोस्तों अगर हम बात करें कि कैपेसिटर की आवेश संग्रहित करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो सबसे पहले हमको पता है कि प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर करती है और प्लेटों का क्षेत्रफल चारों पर, ये 1 2 4 चारों पर निर्भर करती है। आवेश की मात्रा जो होती है दोस्तों उस पर निर्भर नहीं करती, किस पर नहीं करती दोस्तों, आवेश की मात्रा पर। आवेश कैपेसिटर की जो होती है आवेश संग्रहित करने की क्षमता को, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, धारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, धारिता। धारिता क्या होती है, आवेश संग्रहित करने की क्षमता होती है। तो धारिता के सूत्र में हम जब लिखते हैं तो हमको पता है कि दोस्तों संधारित्र जो होता है, संधारित्र में आपको पता है कि संधारित्र दो प्लेटों के बीच में क्या होता है, दो प्लेटों को जब हम क्या रखते हैं, एक दूसरे दूर रखते हैं। आपको पता है कि इसमें जब दूरी पर रखा जाता है तो जब हम प्लेटों को पास लेके आते हैं तो इसमें धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, एरिया बढ़ाने पर क्या होता है, धारिता भी क्या होती है, बढ़। तो एरिया क्या होता है, समानुपाती होता है धारा के। ठीक है, और एरिया क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति के भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश की मात्रा क्या होगा, इस पर डिपेंड नहीं करती, बाकी सभी पर डिपेंड करती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रकाश की गणना आसान और त्वरित है, ये भी क्वेश्चन ऐसे जेईई में पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्रकाश गणना की विधि आसान और त्वरित है, पॉइंट बाई विधि, वाट प्रति वर्ग मीटर विधि, फ्लक्स विधि और ल्यूमन विधि। इनमें से कौन सी विधि सबसे अच्छी विधि है दोस्तों, वाट प्रति वर्ग मीटर जो विधि होती है सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें जो प्रकाश की हम गणना करते हैं, वाट प्रति वर्ग मीटर जो विधि होती है उसमें जब हम प्रकाश की गणना करते हैं तो ये विधि बहुत आसान होती है और जल्दी से इसमें वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उम्मीद दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शून्य वोल्टता नियमन वाली एक आदर्श छोटी पारेषण लाइन के लिए यदि अभिग्राही सिरा वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज 150 kV है तो प्रेषण सिरा वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या होगा। ये मान लीजिए दोस्तों, ये आपके पास में क्या है, छोटी आदर्श ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, छोटी आदर्श ट्रांसमिशन लाइन है। ये हमारा क्या लग रहा है दोस्तों, ये पोल लग रखा है, समझ लीजिए आप। ये हमारा टावर टाइप क्या लग रहा है, पोल लग रखा है। ठीक है, ये हमारा पोल लग रखा है, यहाँ पे भी ये हमने पोल लगा रखा है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जैसे हमको पता है कि इसमें मान लीजिए करंट प्रवाहित हो रही है इसमें। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमको पता है, हमने यहाँ पर अभिग्राही सिरा वोल्टेज, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए 150 है। क्या होती है, 150 है। तो यहाँ पर जब हम आदर्श की जब हम बात करते हैं दोस्तों, आदर्श की चीज अगर कभी भी आपको बता दी जाए या पूछ ली जाए कभी भी, तो आदर्श कंडीशन जब भी दे तो उसमें कोई भी तरह का लॉसेस नहीं होना चाहिए। जितना यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक तरह का आपका इनपुट सिरा है, क्या है दोस्तों, इनपुट सिरा है। हमको पता है कि दोस्तों ये तो आदर्श वाली कंडीशन सिर्फ मानने के लिए होता है। ठीक है, ये व्यवहारिक रूप में नहीं होती इनको। ठीक है, ये इसको हम कभी भी व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में नहीं मानते, ये सिर्फ आदर्श की बात है। यहाँ पर जितना हम दे रहे हैं उतना बाहर कभी भी नहीं आता, क्योंकि लाइन जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें लॉसेस भी हो जाते हैं, कई तरह के लॉसेस होते हैं, कोरोना लॉस है, हिसिंग लॉस है, कई तरह के इसमें लॉसेस आते हैं। तो इस वजह से क्या होती है, जो वोल्टेज है वो कम हो जाती है। यहाँ पर आदर्श की बात करें दोस्तों, प्रेषण सिरा वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज दोस्तों क्या रहेगा, समान रहेगा, इसमें कोई भी तरह का चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर दोस्तों आदर्श स्थिति भी अगर नहीं दे तो भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसमें अगर आपको, इसमें हमेशा जो आदर्श जो पारेषण लाइन होती है उसमें हमेशा ये ध्यान रखा जाता है जितना हम इनपुट दे उतना आउटपुट ही हमारा आना चाहिए, ज्यादा इसमें लॉस नहीं होना चाहिए, वही हमारी लाइन क्या मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। तो जितना हम देंगे उतना ही बाहर आना चाहिए। तो इसका आंसर दोस्तों 150 के भी इसलिए करेक्ट आंसर एकदम सही होगा, जितना हम दे रहे इनपुट में उतना ही बाहर आउटपुट माना चाहिए। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है इस बार एसएससी जेईई में। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको क्यों कर रहा था कि ये प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन पूछने की संभावना रहती है काफी। ठीक है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। तो जितना हम दे रहे हैं इनपुट में उतना बाहर आउटपुट में रहना चाहिए। उम्मीद दोस्तों आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा और 150 के इसका करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर में मुख्य वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों का अंतराल में विस्थापित होती है। ये दोस्तों ऐसे जेईई पूछा गया था, लेकिन ये दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हर तरह के जो टेक्निकल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछ लेते हैं। उसके अलावा एसएसजेईई में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो दोस्तों लगभग सिलेबस जो अगर हम देखें आईटीआई का
और जो डिप्लोमा का लगभग सिलेबस सेम ही रहता है, तो इनमें क्वेश्चन काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको पता होगा कि आईटीआई में भी क्वेश्चन, आईटी के जो टेक्निकल एग्जाम है उसमें भी डिप्लोमा में से क्वेश्चन उठाया था। इसलिए दोस्तों मैं आपको डिप्लोमा लेवल के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन बता रहा हूँ, ताकि इसमें आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं हो। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर, मुख्य वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। आपको पता है कि दोस्तों मोटर जो होती है, यहाँ पर दोस्तों हम दो तरह की वाइंडिंग करते हैं, आपको पता है, ठीक है। ये हमारी, हम मान लेते हैं ये मान लेते हैं हम स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है। और ये हमारी कौन सी वाइंडिंग दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग है, ठीक है। इस तरीके से होती है। और इसके बीच में हम क्या लगाते हैं, अगर कैपेसिटर तो कैपेसिटर होता है, और स्प्लिट फेज मोटर तो इसमें कोई भी तरह कैपेसिटर नहीं लगता, ठीक है। और अब हम क्या करता है, यहाँ से हम क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, यहाँ से फेस हो, यहाँ से न्यूट्रल होता है। तो ये नॉर्मल सिंगल फेज मोटर की संरचना होती है। ये हमारा स्टेटर होता है, सॉरी ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, और ये हमारी कौन सी होती है, रनिंग वाइंडिंग होती है। तो ये दोनों वाइंडिंग के बीच में एंगल जो होता है दोस्तों 90 डिग्री का होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें दोनों के बीच में जो एंगल होता है कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। उम्मीद दोस्तों आपको अच्छे समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भूमिगत केबल में उपयोग की जाने वाली विद्युत रोधी सामग्री के लिए वांछनीय गुण नहीं है। निम्न में से कौन सा भूमिगत केबल में प्रयोग की जाने विद्युत सामग्री वांछनीय गुण नहीं है। हमको दोस्तों भूमिगत केबल का बारे में पता है कि भूमिगत केबल जो होती है, ट्रांसमिशन जो वोल्टेज करता है उसके लिए बहुत सहायक है। इसमें जीवों की सुरक्षा होती है। जो हाई टेंशन जो लाइन होती है, जो सिरोपरी लाइन होती है, उसमें खतरा काफ़ी रहता है जीवों सजीवों की। जो हम बात करें जीवन की बात करें तो उसमें काफ़ी खतरा रहता है। भूमिगत केबल का इसमें काफ़ी एडवांटेज होता है। भूमिगत केबल की जो आयु भी होती है वो भी अच्छी होती है। तो उसमें हमको क्या रखना पड़ता है, विद्युत सामग्री के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए वो हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या गुण होना चाहिए, वो पहले तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दे दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है। गुण नहीं है, अधिकतर बच्चे तो इसमें कंफ्यूज होते हैं गुण है या नहीं है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हुए दोस्तों आपको आंसर देना है। गुण नहीं है, वांछनीय गुण नहीं है, तो पहले आपको गुण नहीं है, आप इसको भूल जाइए। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो बच्चे इसको हड़बड़ाहट में इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आप गुण नहीं है वाले का आपको भूल जाना एक बार इसको, ठीक है। इस बार इसको कांटा लगा दो एक बार इसको। गुण है कौन कौन से, आपको पहले ये पहचानना है कि भूमिगत केबल गुण कौन कौन से, पहले आपको ये पहचान लेना है कि गुण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले पता है हमको गैर ज्वलनशील होना चाहिए, नहीं उसमें आग नहीं लगनी चाहिए। उसके अलावा उच्च परावैद्युत सामर्थ्य यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो मान है वो क्या रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए। उसके अलावा आदर्शता ग्राही होनी चाहिए, क्या आदर्शता ग्राही नहीं होनी चाहिए। आदर्शता ग्राही अगर हो गई तो नमी में पहुंच गई तो केबल खराब हो सकती है। उसके अलावा उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध है, यानी जो हम इसमें इंसुलेशन भर रहे हैं उसमें जो माइका भर रहे हैं या फिर कैम, उसके अलावा जो हम जूट की रेसे की जो हम कैमरिक वगैरह वार्निश वगैरह चढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो नहीं है, सबसे पहले नहीं जब भी दे आपको पहले सबसे पहले पढ़ना क्या है, उसमें है ही पढ़ना है। तो आपको है पहचान है कौन कौन सा है। अब जो इसमें बच गया आपका आदत तक यही नहीं होता गुण। तो आपको इसको तसल्ली से पढ़ते हुए दोस्तों क्वेश्चनों को सही करना है। अधिकतर बच्चे इसी वजह से सिलेक्शन से रह जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको नहीं है जब भी दे रखा है तो आपको है पढ़ना है, पहले आपको नहीं भूल जाना है, ठीक है। और है पढ़ना है कौन कौन से वो पहले देख लेना है, उसके बाद बचेगा जो वही होगा आपका आंसर, नहीं है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छे समझ। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, गुण नहीं है। तो कौन सा गुण नहीं है, आदत तक ये गुण नहीं, बाकी गुण सारे होते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत सिग्नल तरंग रूप में यदि वक्र पर प्रत्येक मान कुंडली के घूर्णन कोण की जया के समानुपाती होते हैं, ऐसी तरंग को दोस्तों क्या बोलते हैं हम, ऐसी तरंग को दोस्तों हम बोलते हैं साइन वेव। जब हम दोस्तों घूर्णन करते हैं तो उसकी जो साइन वेव होती है उसकी समान, ऐसी तरंग को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, साइन वेव बोलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे जेम पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि जया तरंग क्या होती है, जिसमें घूर्णन कोण की जया के समान। तो इसमें दोस्तों जया वैसे भी क्वेश्चन में खुद में बोल दिया गया, तो ऐसी तरंग को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, जया तरंग ही बोलेंगे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ऐसी सीरीज मोटर में के कारण शक्ति गुणांक कम होता है। शक्ति गुणांक का मतलब दोस्तों क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर होता है। ऐसी सीरीज मोटर में के कारण शक्ति गुणांक कम होता है। क्षेत्र और आर्मेचर परिपथ के निम्न प्रेरकत्व, क्षेत्र और आर्मेचर परिपथ के उच्च प्रेरकत्व, क्षेत्र और आर्मेचर परिपथ के उच्च प्रतिरोध, और क्षेत्र और आर्मेचर परिपथ की उच्च धारिता। इसका दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इसके दोस्तों एसी सीरीज मोटर के बारे में देख ले दोस्तों। एसी सीरीज मोटर इस तरह की संरचना होती है, ये आपके पास में दोस्तों ये वाइंडिंग है, इसकी संरचना बिल्कुल मिलती जुलती डीसी सीरीज की तरह होती है, इसलिए इसको हम डीसी सीरीज मोटर की भांति भी डीसी सीरीज मोटर भी बोलते हैं। तो ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग, और ये कौन सी वाइंडिंग हो गई, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग हो गई, दोनों श्रेणी क्रम लगी हुई है। अब दोस्तों इसमें पूछ रखा है कि
शक्ति गुणांक किसके कारण कम होगा, शक्ति गुणांक किसके कारण कम होगा, तो इसमें ये पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एसएससी जेईई में। किससे भी पूछा गया दोस्तों, एसएससी जेईई में 2023 के एग्जामिनेशन में अभी पूछा गया, हाल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एसएससी जेईई में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसके अलावा डीएमआरसी में भी दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है। डीएमआरसी जो मेंटेनर का जो पेपर हुआ था 2020 में, उसमें भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो शक्ति गुणांक सीरीज मोटर में कम किसके कारण होता है, तो वो आपको देखना है। क्षेत्र और आर्मेचर प्रतिरोध के परिपथ के निम्न प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का मतलब दोस्तों क्या मैंने बता दिया, प्रेरकत्व का मतलब क्या दोस्तों, इंडक्टेंस होता है। क्या दोस्तों, इंडक्टेंस क्या होता है दोस्तों, इंडक्टेंस होता है। प्रेरकत्व हमको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस यानी एल बोलते हैं। क्षेत्र और आर्मेचर परिपथ के उच्च प्रतिरोध यानी कि उच्च इंडक्टेंस, क्षेत्र और आर्मेचर परिपथ के उच्च प्रतिरोध यानी उच्च रेजिस्टेंस, और क्षेत्र और आर्मेचर परिपथ उच्च धारिता। तो दोस्तों हमको धारिता से कोई मतलब नहीं, इसमें प्रतिरोध से भी दोस्तों हमको मतलब नहीं कि प्रतिरोध क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें अगर अब हमारे पास में सबसे पहले आपको काटना आना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन अगर नहीं भी आता तो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन किसमें हो सकता है। तो आपको दोनों ऑप्शन को काटा लगा देना, ये दोनों नहीं हो सकते। उसके अलावा निम्न प्रेरकत्व, अब उच्च प्रेरकत्व, प्रेरकत्व की वैल्यू ही आएगी। शक्ति गुणांक कम होने के कारण प्रेरकत्व ही होता है, मोटर की बात हो रही है, प्रतिरोध धारिता का उसमें कोई रोल नहीं है। तो इसमें प्रेरकत्व उच्च और निम्न, अब हमको इसमें दो में से एक देखना है। शक्ति गुणांक कम होने के कारण दोस्तों क्या होता है, उच्च प्रेरकत्व होता है। क्या दोस्तों, उच्च प्रेरकत्व होता है। इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्षेत्र आर्मेचर परिपथ के उच्च प्रेरकत्व के कारण शक्ति गुणांक कम होता है। इस दोस्तों क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होगा ये दोस्तों क्वेश्चन। इसमें मैंने तो आपको वैसे काटना सिखाया कि कैसे अगर हमको नहीं भी तो भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जब भी शक्ति गुणांक की बात आए तो उच्च प्रतिरोध की कहानी होता है। अब दोस्तों इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों हमको पता है कि एक्सेल समानुपाती किसके होता है, फ्रीक्वेंसी को होता है। क्या होता है, एक्सेल समानुपाती फ्रीक्वेंसी होता है। और एक्सेल अगर हम कोज फाई की बात करें, पावर फैक्टर की अगर हम बात करें, कोज फाई बराबर दोस्तों क्या होता है, हमको पता है कि कोज फाई बराबर क्या होता है दोस्तों, आर अपॉन एक्सेल होता है। क्या होता है दोस्तों, आर अपॉन एक्सेल होता है। अगर दोस्तों अगर हम एक्सेल की वैल्यू को अगर हम क्या करें, बढ़ा दें, अगर हम एक्सेल की वैल्यू को बढ़ा दें तो कोज फाई जो हमारा है, हमारा जो दोस्तों कोज फाई है वो कम होगा या बढ़ेगा, सभी को पता है दोस्तों। एक दूसरे को कोज एक्सेल जो है, एक्सेल जो है व्युत्क्रमानुपाती क्या है, 1 अपॉन कोज फाई क्या है दोस्तों, एक्सेल जो होता है व्युत्क्रमानुपाती किसके होते हैं, एक्सेल जो व्युत्क्रमानुपाती थे वो किसके होते हैं दोस्तों, कोज फाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमको पता है कि दोस्तों जब उच्च प्रेरकत्व होगा, प्रेरकत्व का मतलब दोस्तों क्या होता है, इंडक्टेंस से होता है, एक्सेल से होता है। तो एक्सेल जब बढ़ेगा तो कोज फाई हमारा क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो पावर फैक्टर कम कब होगा, जब हमारा एक्सेल उच्च होगा। उम्मीद दोस्तों आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 120 kWh के दैनिक उत्पादन और 5 kWh की संचयी हानि के साथ में किसी ट्रांसफार्मर पर भार लोड प्रतिदिन परिवर्तित होता है। ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस एफिशिएंसी क्या होगी, इसको हमको पता करना है दोस्तों। अब इसमें ट्रांसफार्मर के बारे में दे रखा है हमको कि 120 का जो दैनिक उत्पादन, मतलब हमको 120 रेगुलर हमको मिलता है ट्रांसफार्मर से, उसका 5 किलो वाट घंटा की हमको क्या मिलती है, इसमें लॉस मिलता है। उसके साथ चलें तो पूर्ण दिवस एफिशिएंसी जब भी निकालनी होती है हमको, एफिशिएंसी जो होती है, पूर्ण दिन एफिशिएंसी सूत्र दोस्तों अगर हम बात करें, पूर्ण दिन एफिशिएंसी सूत्र क्या होता है, तो पूर्ण दिन दैनिक उत्पादन, पूर्ण दिन जो दैनिक उत्पादन, इसका दैनिक उत्पादन, ठीक है, दैनिक उत्पादन बटे में वापस क्या आएगा, दैनिक उत्पादन, दैनिक उत्पादन, दैनिक उत्पादन प्लस में क्या होगा दोस्तों, संचयी हानि यानी लॉस, प्लस में लॉसेस, प्लस में लॉसेस इंटू 100, प्लस में लॉसेस इंटू 100। अब हमको दैनिक उत्पादन दे रखा है दोस्तों, इसमें 120 kWh, 120 हमने लिख लिया, ठीक है, 120 हमको दे रखा था, हमने 120 लिख लिया इसमें, ठीक है। उसके बाद में 5 kWh की संचय यानी होती है, तो 120 प्लस में 5 यानी 125 इंटू में 100। अब इसको 25 से काट लेंगे, 25 5 125, 25 चौके 100, 5 से कटा इसको 24 बार, ठीक है दोस्तों। 24 इंटू 4 अगर हम गुणा करें कितना आएगा दोस्तों, 96%, 96% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में। इसमें दोस्तों डायरेक्ट आपको सूत्र लगाना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको दैनिक उत्पादन दे रखा है, दैनिक उत्पादन की वैल्यू लिख दे या नहीं। उसके बाद में ये दोस्तों एफिशिएंसी का सूत्र अगर हम बात करें क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट ही तो होता है, आउटपुट बटा इनपुट होता है। हमको पता है आउटपुट बटा इनपुट क्या होती है दोस्तों, एफिशिएंसी होती है।
आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100 होता है। ठीक है, तो आउटपुट तो हमको दैनिक उत्पादन के रूप में आउटपुट मिल ही रहा है, उसके इनपुट में क्या मिले, लॉसेस भी तो मिल रहा है भाई। इनपुट में हमको आउट जो दैनिक उत्पादन मिल रहा है और लॉसेस मिल रहा है, इसको भी ध्यान रखना। तो 120 क्या हमारा दैनिक उत्पादन है और संचय यानी क्या है, लॉस है। तो 120 प्लस 5 हमने किया 125, 24 यानी 96% इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम दोस्तों। इनमें से किस प्रकार के पावर प्लांट की लागत सबसे ज्यादा किसमें होती है, इनमें से किस प्रकार के पावर प्लांट की लागत जो होती है सबसे ज्यादा होती है, तो इसको हमको पता करना है कि किस प्रकार के पावर प्लांट की लागत जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट। यहाँ पर दोस्तों लागत का मतलब क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं। लागत का मतलब वैसे तो दोस्तों कॉस्ट से देखा आता है। लागत अधिकतम का मतलब क्या है, लागत अधिकतम से मतलब दोस्तों इसमें आप दो तरीके से समझ सकते हैं। कैसे कि एक तो इसमें रनिंग कॉस्ट होता है और एक इसमें हम एक तो रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं, उसके अलावा रनिंग कॉस्ट के अलावा हम एक चीज की अगर और बात करें कि उसमें जब हम मेंटेनेंस वगैरह है, उसके अलावा जो उसको प्लांट करने का जो खर्चा है, जब हम उसमें लगाते हैं, कहीं संयंत्र कहीं भी लगाते हैं, तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि लागत अधिकतम कब होगी। यानी कि लागत अधिकतम का मतलब क्या है कि आपको उसको मेंटेन करने का भी खर्चा ज्यादा हो और उसके अलावा जब हम उसको प्लांट कर रहे हैं, संयंत्र को लगा रहे हैं, तो भी खर्चा ज्यादा है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की दोस्तों अगर हम बात करें तो लागत तो ज्यादा है लेकिन इसकी रनिंग कॉस्ट काफी कम होती है। एक बार इसमें क्या लगता है, काफी खर्चा लगता है। जब हम इसमें क्या बनाते हैं, बांध वगैरह बनाते हैं, तो इसमें खर्चा काफी आता है, लेकिन बाद में रनिंग कॉस्ट इसकी कम हो जाती है क्योंकि पानी बहुत अधिक आता है नदियों में। ठीक है, तो इसकी रनिंग कॉस्ट कम हो जाती है। इसके अलावा स्टीम पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट तो दोस्तों ये एक तरीके से देखा जाए तो स्टीम पावर प्लांट की लागत कम होती है, ज्यादा नहीं होती क्योंकि कोयले पर आधारित होता है ये। उसके अलावा गैस वगैरह भी होती है इसमें, तो इसकी लागत भी कम होती है। उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट की बाद में बात करेंगे हम। उसके अलावा डीजल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट तो आप नॉर्मल जो आप डीजल इंजन देखते हैं वही डीजल पावर प्लांट है। अब दोस्तों अगर हम बात करें, इन दोनों को तो मैंने निकाल दिया, अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की। न्यूक्लियर पावर प्लांट में दोस्तों आपको पता है कि हम किसका यूज करते हैं, यूरेनियम का करते हैं। पहली बात तो किसका करते हैं दोस्तों, यूरेनियम का करते हैं। ये दोस्तों यूरेनियम का भंडार भारत में काफी कम है, आपको ध्यान रखना। यूरेनियम का भारत में भंडार कम है। भारत में अगर पूछ ले तो थोरियम जो है, थोरियम का भंडार सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर भारत की अगर हम बात करें तो थोरियम जो है उसकी मात्रा काफी ज्यादा है। तो थोरियम का हम परमाणु जो पावर प्लांट होता है या न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको जब इंस्टॉल करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट को जब हम दोस्तों इंस्टॉल करते हैं तो इसकी जो इंस्टॉलेशन लागत होती है वो भी ज्यादा होती है। उसके अलावा इसमें ईंधन जो खर्चा आता है वो भी ज्यादा आता है। लेकिन ईंधन खर्चा से ज्यादा ईंधन की मात्रा की अगर हम बात करें, यूरेनियम काफी महंगा है और थोरियम भी काफी महंगा, लेकिन भारत में ज्यादा प्रचुर मात्रा थोरियम ही है। फिर भी देखा जाए तो अगर हम बात करें थोरियम की, अगर थोड़ी सी भी मात्रा में ले ले तो इसमें काफी अधिक मात्रा में हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी अगर हम रनिंग कॉस्ट की बात करें, रनिंग कॉस्ट काफी महंगी पड़ती है क्योंकि इसमें जो काम करने वाले कर्मचारी है उनको रेडियो धर्मिता का हमेशा खतरा बना रहता है। इसमें काफी गहराई में इस प्लांट को स्थापित करना पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस भी काफी महंगी होती है। इसमें काफी दक्ष जो कर्मचारी है वो चाहिए होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट की लागत अधिकतम होती है क्योंकि इसकी रनिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है और जब हम इसको प्लांट करते हैं तो भी इसके लिए काफी इसमें चाहिए होता है। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था, तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ट्राम्बे। ट्राम्बे महाराष्ट्र में भारत का प्रथम न्यूक्लियर, इसका दोस्तों ट्राम्बे इसका आंसर नहीं है दोस्तों, ट्राम्बे नहीं है। तारापुर जो महाराष्ट्र है, जो तारापुर जो महाराष्ट्र है वो क्या है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर जो महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। मैं दोस्तों गलती से आपको ट्राम्बे बता, तारापुर है प्रथम है। उसके बाद अगर आप पूछ ले तो दोस्तों सेकंड नंबर पर कौन सा, रावत बाटा। रावत बाटा दोस्तों है। रावत बाटा की अगर बात करें, रावत बाटा कहाँ पे दोस्तों, ये है दोस्तों राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों रावत बाटा, रावत बाटा दोस्तों राजस्थान में है। ठीक है, रावत बाटा दोस्तों राजस्थान में सेकंड नंबर पर ही आता है। तारापुर महाराष्ट्र प्रथम संयंत्र ये स्थापित किया था न्यूक्लियर पावर प्लांट, और दूसरा रावत बाटा राजस्थान में, ये कोटा में स्थित है रावत बाटा वाला प्लांट जो है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की लागत अधिकतम क्यों होती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
पावर सिस्टम में सर्ज वोल्टेज उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? पावर सिस्टम में हम सर्ज वोल्टेज उत्पन्न होने का कारण क्या? सर्ज वोल्टेज क्या होता है दोस्तों? जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें अचानक वोल्टेज वृद्धि होना क्या कहलाता है? सर्ज वोल्टेज कहलाता है। तो इसका कारण क्या क्या हो सकता है? इसका हम देख लेते हैं क्या क्या कारण हो सकता है इसका। तो तड़ित, स्विचिंग ऑपरेशन, दोष या यह सभी। इसका दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए? इसका दोस्तों सभी, यह सभी आंसर इज द करेक्ट आंसर। सर्ज वोल्टेज यानी कि अचानक वोल्ट वृद्धि होना, यह तड़ित के कारण भी होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न वोल्टेज प्रणाली में अति धारा के लिए सबसे कम मूल्य की प्रोटेक्शन डिवाइस कौन सी होती है? निम्न वोल्टेज की दोस्तों बात करें यहाँ पर, लो वोल्टेज जो लाइन होती है उसके लिए ओवरलोड धारा के लिए सबसे कम मूल्य की प्रोटेक्शन डिवाइस कौन सी होती है? ओसीबी, आइसोलेटर, एसीबी, फ्यूज। दोस्तों फ्यूज सबसे अच्छी डिवाइस है जो ओवरलोड धारा के सबसे कम मूल्य की जो है। एसीबी दोस्तों हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। आइसोलेटर स्विच भी हाई वोल्टेज में जब हम लाइन को अलग करते हैं मुख्य लाइन से तो इसके लिए आइसोलेटर यूज करते हैं। उसके लिए ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इसका भी हाई वोल्टेज लाइन में यूज किया जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल में से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल में से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या पारगम्यता। तो दोस्तों किसी क्षेत्रफल में से लंबवत गुजरने विद्युत बल रेखाओं की दोस्तों यहाँ पर बात हो तो क्या होगा दोस्तों? आंसर इसका फ्लक्स, क्योंकि बल रेखाओं की संख्या को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। और बात किसकी हो रही दोस्तों? विद्युत क्षेत्र की बात हो रही, तो विद्युत फ्लक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र अगर होता तो इसका आंसर चुंबकीय फ्लक्स होता, लेकिन यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र में जो लंबवत गुजरने विद्युत बल रेखा है उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र में जो गुजरने वाली बल रेखा है उनको क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक को दोस्तों हम किससे व्यक्त करते हैं? अल्फा से करते हैं। थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है नेगेटिव तथा कम, पॉजिटिव तथा कम, पॉजिटिव तथा ज्यादा और नेगेटिव तथा ज्यादा। तो थर्मिस्टर का दोस्तों ताप गुणांक क्या होना चाहिए? पॉजिटिव तथा कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? थर्मिस्टर के ताप गुणांक की बात तो हो रही है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नेगेटिव तथा कम, पॉजिटिव तथा कम, पॉजिटिव तथा ज्यादा और नेगेटिव तथा ज्यादा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव तथा ज्यादा, क्योंकि एनटीसी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं दोस्तों? थर्मिस्टर को हम क्या बोलते हैं? एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए? नेगेटिव तथा ज्यादा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब बिजली समान मात्रा में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के माध्यम से पारित होती है तो इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होते विभिन्न तत्वों की मात्रा उनकी रासायनिक तुल्यता के अनुपात में होती है। तो ये किसमें वर्णित है दोस्तों? फेराडे का जो दूसरा नियम होता है, फेराडे का जो दूसरा नियम होता है उसमें दोस्तों ये वर्णित है, ठीक है, कि जब जब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के माध्यम से धारा हम प्रवाहित करते हैं तो उनकी रासायनिक तुल्यता के अनुपात में होती है। ये दोस्तों फेराडे का दूसरा नियम है विद्युत रासायनिक का, ठीक है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आमतौर पर सकेंद्रीय वाइंडिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? 3 फेस वाली मोटर, एकल फेस वाली मोटरों में और ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए कि सकेंद्रीय वाइंडिंग का प्रयोग दोस्तों हम किसमें करते हैं? तो एकल फेस वाली जो मोटर होती है, एकल फेस वाली जो मोटर होती है उसमें दोस्तों हम सकेंद्रीय वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। दोस्तों किसका करते हैं? सकेंद्रीय वाइंडिंग। पंखे में भी दोस्तों हम सकेंद्रीय वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग का मैंने बताया दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है एकल फेस वाले मोटर में होती है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताप स्थापित थर्मोस्टेट के लिए प्रयुक्त युक्ति है। ताप स्थापित थर्मोस्टेट की बात करें दोस्तों, थर्मोस्टेट स्विच होता है जो दोस्तों हम किस में लगाते हैं? जो हमारे हीटिंग जो गीजर वगैरह उसमें थर्मोस्टेट का यूज करते हैं। उसके अलावा मोटर में भी थर्मोस्टेट का यूज करते हैं ताकि वो क्या कर सके? करंट को कंट्रोल कर सके, ठीक है। वहां पर ओएलसी के रूप में वो यूज भी ली जाती है। बाकी होता रूप थर्मोस्टेट का ही होता है। वोल्टता का पता लगाने तथा तापमान का नियंत्रण करने में, धारा का पता लगा देता है, तापमान का नियंत्रण करने में, तापमान का पता लगाने तथा उस नियंत्रण उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा सही? धारा का पता लगाना तथा तापमान का नियंत्रण करने में। थर्मोस्टेट का यूज दोस्तों करते हैं किसमें? तापमान नियंत्रण करने में करते हैं। तापमान का नियंत्रण कब होगा? जब हम धारा का पता लगाएं, क्योंकि धारा क्या होती है? जब किसी सर्किट में धारा जब बढ़ती है, हमने दोस्तों जूल का नियम पढ़ रखा है, जे बराबर क्या होता है दोस्तों? I स्क्वायर
जूल का नियम में क्या कहता है, जूल के नियम के अनुसार जब हम किसी सर्किट में क्या बढ़ाते हैं, करंट बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या बढ़ती है, ऊष्मा भी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, ऊष्मा बढ़ती है। तो धारा जब बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, ऊष्मा बढ़ेगी। तो धारा का पता लगाना, ऊष्मा का नियंत्रण करना। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा यही ऑप्शन नंबर 2। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किसी उपभोक्ता के घर लगे निम्न में से किस विद्युत उपकरण द्वारा सबसे अधिक भार उत्पन्न होगा। सबसे अधिक भार उत्पन्न होगा। भार की मतलब दोस्तों इसमें बात करें कि कौन सा लोड सबसे ज्यादा लेगा, टोस्टर, फ्रीज, बिजली प्रेस या हॉट प्लेट। टोस्टर, फ्रीज, बिजली प्रेस और हॉट प्लेट। तो दोस्तों हॉट प्लेट जो कि सबसे अधिक भार को क्या करेगी, उत्पन्न करेगी। अब दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद आपने दोस्तों वीडियो को अधिक से ज़्यादा शेयर किया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आगे इसमें क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।